Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today's topic of discussion is platelet activation. Lastly, in the previous video, we had discussed clot formation, coagulation basically हमने डिस्कस की थी. अब स्टार्ट इस वीडियो का भी वहीं से हो रहा है कि जब भी हमारे पास एंडोथेलियल डैमेज होगा तो क्या होगा, दो काम होंगे, फैब्रिन बनेगा और प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाएंगे. ये दोनों चीज़ें मिलकर एट द एंड थ्रोम्बस बना देंगे. हम पिछली वीडियो में फैब्रिन को डिस्कस कर चुके हैं कि फैब्रिन मैश कैसे बनता है. आज का जो हमारा बेसिक पर्पस है वो है, इन फोकस हमारा होगा प्लेटलेट्स की एक्टिवेशन पे कि प्लेटलेट्स कैसे एक्टिवेट होते हैं. अब बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पिक्चर आपके साथ शेयर करती हूँ बिग रॉबिन्स की. जस्ट आप लोगों ने इसमें देखें, जब भी एंडोथेलियल डैमेज होगा तो फर्स्ट जो मैकेनिज्म होगा वो क्या होगा, आपकी वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी जो कि ए के साथ लेबल्ड है. ठीक है. फिर दूसरा जो काम होगा वो प्राइमरी हीमोस्टेसिस होगा. प्राइमरी हीमोस्टेसिस मींस प्लेटलेट प्लग. जो हमने एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स की बात की है वो प्राइमरी हीमोस्टेसिस में आता है. देन सेकेंडरी हीमोस्टेसिस जिसके अंदर फैब्रिन का मैश आ जाएगा. एंड देन ये एक लास्ट डायग्राम जो है उसमें थ्रोम्बोस एंड एंटी थ्रोम्बोटिक इवेंट्स हैं. हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और फिर भी इंशाल्लाह किसी टाइम एक दफ़ा क्विक रिव्यू में से डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. इसके बाद आज का जो हमारा मेन फोकस है, अच्छा ये वही वाली डायग्राम है, जस्ट फॉर क्विक रिव्यू, थोड़ी क्लैरिटी के साथ है यहाँ पे. ये देखें, वेजोकंस्ट्रिक्शन, देन प्लेटलेट एक्टिवेशन एंड एग्रीगेशन, देन एक्टिवेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड फॉर्मेशन, एंड देन क्लॉट रिजॉर्प्शन. ठीक. एक दफ़ा हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलते हैं तो फिर एंड पे इन चीज़ों को एक साथ भी डिस्कस कर लेंगे. नाउ आज जो हमने करना है ना वो है हमारा प्राइमरी हीमोस्टेसिस. प्राइमरी हीमोस्टेसिस में ये स्टेप्स एक दफ़ा यहाँ से रिवाइज कर लें फॉर क्विक समरी. एंड पे भी हम इनको समराइज़ कर लेंगे. सबसे पहले क्या हुआ कि आपके पास एंडोथेलियल डैमेज हुआ. एंडोथेलियल डैमेज की वजह से क्या हुआ, ये वॉन विलिब्रेंट फैक्टर जो है ये एक्सपोज हो गया इस जगह पे. ठीक है. वॉन विलिब्रेंट फैक्टर जो सब एंडोथेलियम में था वो एक्सपोज हुआ तो प्लेटलेट की एडहियन हुई. प्लेटलेट एडहियन के बाद शेप चेंज हुई प्लेटलेट्स की. प्लेटलेट्स में कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं, वो भी आप पूरी वीडियो में देखेंगे, डिस्कस करेंगे हम अभी. ग्रेन्यूल्स रिलीज हुए, उन ग्रेन्यूल्स में एडीपी होता है और थ्रोम्बोक्सिन A2 होता है. ठीक है. वो किस तरह से हेल्प करते हैं वो भी हम देखेंगे. जब ये ग्रेन्यूल्स रिलीज हो गए तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप था रिक्रूटमेंट, यानी फर्दर प्लेटलेट्स की वहाँ पे रिक्रूटमेंट हो रही है. ठीक है. और जब बहुत सारे रिक्रूट हो गए तो एट द एंड क्या हुआ, हमारे पास एग्रीगेशन हो गई, हीमोस्टेसिस प्लग बन गया. ठीक है. अब यहाँ पे आपने ये सारे स्टेप्स एक दफ़ा अपने माइंड में रखने हैं ताकि जब हम सारा डिस्कस करें तो आपके माइंड में हो. ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सी डायग्राम है. बेसिकली यही सारा मैकेनिज़्म आज की पूरी वीडियो का क्रक्स है. अगर आप ये अच्छे से अब ज़हन नशीन कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि पूरी वीडियो आपको समझ आ गई है, पूरा मैकेनिज़्म आपको प्लेटलेट एक्टिवेशन का समझ में आ गया है. हुआ क्या कि ये साइट है एंडोथेलियल इंजरी की. ठीक है. ये एंडोथेलियल डैमेज, सब एंडोथेलियल टिश्यू जब एक्सपोज हुआ तो वहाँ पे था जनाब वॉन विलिब्रेंट फैक्टर. वॉन विलिब्रेंट फैक्टर के पास से गुजर रहे थे प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स नॉर्मली इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, वहाँ पे घूम फिर रहे होते हैं, वो कभी भी इसके साथ आके अटैच नहीं होते. जब भी सब एंडोथेलियल टिश्यू डैमेज की वजह से एक्सपोज हो गया, वहाँ पे वॉन विलिब्रेंट फैक्टर जो है वो एक्सपोज हुआ, तब आगे प्लेटलेट्स वहाँ पे नजर करम करेंगे और वहाँ पे आके अटैच हो जाएंगे. ठीक है. अब ये यहाँ पे आके बाइंड हो गए और रिसेप्टर कौन से, दो रिसेप्टर्स का नाम याद रखना है. एक तो ये GP1B और एक GP2B3A. ये दोनों प्लेटलेट्स के साथ रिसेप्टर्स अटैच होते हैं. ठीक है. और GP1B जो है वो वॉन विलिब्रेंट फैक्टर के साथ अटैच हो गया, प्लेटलेट को उसने अटैच कर दिया. अब ये प्लेटलेट भाई साहब के ऊपर जो GP2B3A वाले रिसेप्टर है ना, इनके थ्रू ये क्रॉस लिंक करता है, यानी बाकी सारे जो प्लेटलेट्स हैं उनके साथ अपने ताल्लुकात इस्तवार करता है. और जो दरम्यान में लिंकिंग मॉलिक्यूल होता है वो यहाँ तो फाइब्रिनोजिन होगा, यहाँ फिर आपके पास वॉन विलिब्रेंट फैक्टर के रोल सर अंजाम देगा. इस तरह से बहुत सारे प्लेटलेट्स जो हैं वो यहाँ पे तो 3 दिखाए हैं उन्होंने, लेकिन बहुत सारे प्लेटलेट्स जो हैं वो एग्रीगेट हो जाएंगे
और वो आपके पास एक प्लग बना देंगे और बाद में फाइब्रिन का मैश जो है वो उसे स्ट्रेंथन कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ये भी बताया हुआ है कि वॉन विलेब्रेंड फैक्टर की डेफिशिएंसी होगी तो वॉन विलेब्रेंड डिजीज़ होगी, GP1B की डेफिशिएंसी होगी तो बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम होगा, और GP2B3A की डेफिशिएंसी होगी तो आपके पास ग्लैंसमैन थ्रोम्बस्थीनिया होगा। ये हम बाद में लेटर ऑन एक दफ़ा डिस्कस करेंगे जब हम डिजीज़ और पैथोलॉजीज़ की तरफ जाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ मैकेनिज़्म को याद रखें और सिर्फ इन डिजीज़ के नाम याद रखें। ठीक, यहाँ तक आई होप की चीज़ें समझ आ रही होंगी। ठीक, अब हम आज की अपनी जो बाकी की वीडियो है ना थ्योरी रिलेटेड, वो एक दफ़ा देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये देखिएगा कि प्लेटलेट्स हैं क्या। प्लेटलेट्स बेसिकली मेगा कैरियोसाइट्स हैं और ये मेगा कैरियोसाइट से डिराइव होते हैं। जिस तरह से एक बड़ा सेल होता है, ठीक है, मेगा कैरियोसाइट्स, कैरियोसाइट्स छोटे सेल्स में जब आप कहने के डिवाइड होते हैं तो वो छोटे सेल्स में से एक प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, अब ये प्लेटलेट्स जो हैं इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, शॉर्ट लाइफ स्पैन है इनका 8 to 10 डेज़ का है, और इनको ये जो मेगा कैरियोसाइट से प्लेटलेट्स बनने का जो अमल है इसको रेगुलेट करने वाली जो प्रोटीन है ग्लाइकोप्रोटीन, वो लिवर में प्रोड्यूस हो रही है, उसका नाम है थ्रोम्बोपोइटिन। जिस तरह से आरबीसीज की फॉर्मेशन को रेगुलेट करी होती है एरिथ्रोपोइटिन, बिल्कुल इसी तरह से प्लेटलेट की रेगुलेशन, प्लेटलेट फॉर्मेशन को जो रेगुलेट करी है प्रोटीन वो है थ्रोम्बोपोइटिन। ठीक, अब ये प्लेटलेट्स क्या करते हैं आपको पता है, प्राइमरी हीमोस्टेसिस के अंदर रोल प्ले करते हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि जब भी वैस्कुलर इंजरी होगी उसके बाद हीमोस्टेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नॉर्मली भी ये इनएक्टिव फॉर्म में घूम फिर रहे होते हैं ब्लड में, लेकिन ये एक्टिवेट कब होंगे, जब यहाँ तो एंडोथेलियल इंजरी होगी या फिर कोई और एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स जो हैं इनके आसपास से गुजरेंगे तो इन्हें एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स क्या करेंगे, ठीक है जनाब, हो गया एक्टिवेट। फिर ये क्या करेंगे, फिर ये जो डैमेज ब्लड वेसल थी उसको जाके सील करेंगे प्लग फॉर्मेशन के थ्रू। तो बेसिकली प्लेटलेट जो हैं वो जो प्लग बना रहे हैं उसमें 3 स्टेप्स हैं मेनली। कौन कौन से, एक एडहियन, देन एग्रीगेशन एंड देन स्क्रीशन, जिसका नेट रिजल्ट ये निकलता है कि सील ओपनिंग्स इन वैस्कुलर ट्री। एडहियन टू सब एंडोथीलियम, ठीक है, जहाँ पे बेसिक साइट ऑफ इंजरी है, जहाँ पे एक्सपोजर होता है सब एंडोथीलियल टिश्यू का, वहाँ पे जाके ये एडहियन कर देते हैं। देन वो जहाँ पे एडहियन हुई थी वहाँ पे एक आधा प्लेटलेट जो जाके जुड़ गया, लग गया, फिर उसने दूसरों को भी अपने साथ इकट्ठा करना शुरू कर दिया, वो प्लेटलेट बाइंडिंग है, वो एग्रीगेशन में आएगी। और फिर वहाँ पे बाइंडिंग के बाद क्या करते हैं, साथ ही अपने ग्रैन्यूल जो कॉन्टेंट्स हैं वो रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं, दैट इज स्क्रीशन। ठीक है, आपको वो डायग्राम याद होनी चाहिए जो मैंने थोड़ी देर पहले बताई है, उसमें बहुत खूबसूरती से ये सारी चीज़ें बयान कर दी गई थी। ठीक है, और ये नीचे भी बताया हुआ है कि यहाँ पे एक्सपोज सब एंडोथीलियम है, प्लेटलेट्स आए, एक्टिवेट हो गए, प्लेटलेट्स ने मज़ीद प्लेटलेट्स को इकट्ठा कर लिया बुला के, तो ये एडहियन एंड एग्रीगेशन के 2 स्टेप्स हो गए, एंड देन फर्दर इज स्क्रीशन, और नेट रिजल्ट क्या हुआ कि सील कर दिया उन्होंने ओपनिंग को। अच्छा, इस सब में अब बहुत सारी चीज़ों का रोल है। कोई भी काम होता है ना तो वो खुद से नहीं हो जाता, बहुत सारे उसके पीछे फैक्टर्स होते हैं जो उसको कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से जो प्लेटलेट एक्टिवेशन है ना वो ऐसे ही नहीं हो रही, बहुत सारे इसके अंदर जो की फैक्टर्स हैं उनका अब हम बारी बारी जिक्र हैर करने लगे हैं। ठीक है, वॉन विलेब्रेंड फैक्टर है, ये एक लार्ज ग्लाइकोप्रोटीन है और ये सिंथेसाइज होती है एंडोथीलियल सेल्स में। ठीक है, और मेगा कैरियोसाइट्स में, कहाँ एंडोथीलियल सेल्स में भी मौजूद है और ये मेगा कैरियोसाइट्स में। मेगा कैरियोसाइट्स बाद में बना देते हैं प्लेटलेट्स, तो इसका मतलब है कि ये प्लेटलेट्स के अंदर भी मौजूद है। ठीक है, और एंडोथीलियल सेल्स वो साइट ऑफ इंजरी यानी जो ब्लड वेसल है जो कभी कभी डैमेज होती है तो प्लेटलेट एक्टिवेट होते हैं, यहाँ पे भी वो मौजूद है। ठीक है, इन 2 जगहों पे आपके पास वॉन विलेब्रेंड फैक्टर मौजूद है। और एंडोथीलियम सेल्स के अंदर जो एंडोथीलियल सेल्स हैं यहाँ पे ये किस फॉर्म में है, ये वेबल पेलाडी बॉडीज़ की फॉर्म में। अच्छा, वेबल पेलाडी बॉडीज़ जो है ना ये हमारे बहुत इंटरेस्टिंग है, हम आगे इनको डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। अभी के लिए सिर्फ ये याद रख लें कि इनमें पी सिलेक्टिन
भी होता है, ठीक है। और वो पी सिलेक्टिन का इन्फ्लेमेशन में इंपॉर्टेंट रोल होता है। बाकी इसकी डिस्कशन जो है वो हम डिटेल में आगे करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। देन प्लेटलेट्स में यानी मेगा कैरियोसाइट्स में, ये प्लेटलेट्स में मौजूद होते हैं, वहाँ पे ये अल्फ़ा ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं। अच्छा, कुछ प्लाज्मा में भी मौजूद है वॉन विलिब्रेंट फैक्टर, ठीक है। प्लाज्मा में किस तरह से, क्योंकि प्लेटलेट्स हैं प्लाज्मा में, तो प्लाज्मा में ये मौजूद है, लेकिन ये रिलीज़ होगा वेस्कुलर इंजरी पे। एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स जो हैं वो डीग्रेनुलेट करेंगे। जब वो एक्टिवेट होते हैं उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, अगर आपको याद हो स्क्रीशन का, तो वो डीग्रेनुलेट हो रहे हैं, स्क्रीशंस रिलीज़ कर रहे हैं। और एंडोथेलियल सेल्स जो हैं वो भी रिलीज़ करते हैं वॉन विलिब्रेंट फैक्टर व्हेनेवर देयर इज़ एन इंजरी और ब्रीच टू द वेस्कुलर टिश्यू। यही है जनाब। अब ये वॉन विलिब्रेंट फैक्टर क्यों रिलीज़ हो रहा है यहाँ पे, इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है, तो वो रोल हम डिस्कस करने लगे हैं कि इसके कुछ सेवरल इंपॉर्टेंट रोल्स हैं। एक तो ये कैरियर प्रोटीन है फैक्टर 8 के लिए। फैक्टर 8 आपको याद हो कि वॉन विलिब्रेंट फैक्टर जो है वो रिलीज़ कर देता है फैक्टर 8 को, और ये एक्टिवेट हो जाता है फैक्टर 8A में, जब थ्रोम्बिन जो है वो इसे कहता है कि भाई तुम आ जाओ साथ हमारी हेल्प करो क्लॉट फॉर्मेशन में, ठीक है। कोगुलेशन में हमने ये चीज़ पढ़ी थी। तो अब लेकिन वैसे जो है अदरवाइज़ ये वॉन विलिब्रेंट फैक्टर जो है क्या है, कैरियर प्रोटीन है फैक्टर 8 की, और ये प्लेटलेट्स को भी आपस में बाइंड करता है एंडोथेलियल जो डैमेज साइट है वहाँ पे, ठीक है। और बाइंड्स एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स टुगेदर, एंडोथेलियम के साथ भी और आपस में भी उनका जो ताल्लुक है वो मजबूत कर रहा है, उनको बाइंड कर रहा है।